बजट 2023 हो गया है और क्या कमाल का बजट था। अब इस बजट से कौन से स्टॉक्स चढ़ेंगे, कौन से सेक्टर्स का फायदा होगा। आपने इतनी भर भर के रिक्वेस्ट की यार ये वीडियो, तो आपको तो पता है ना गोयला मोहब्बती हो, तो गोयला को तो वीडियो बनानी है, तो आइए। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor trainer and mentor in stock market. आज आपको बताने वाला हूं बजट हुआ था, उसमें क्या क्या चीजें अनाउंस हुई हैं और उन चीजों से कौन से सेक्टर्स को फायदा होगा और कौन से स्पेसिफिक स्टॉक्स को फायदा होगा। अब हो सकता है ऐसा कोई पॉइंट वीडियो में जहां बोलूं कि गोयला भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे दिमाग में नहीं घुस रहा, विच इज फाइन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना है। क्यों? बिकॉज जो भी चीज आपको समझ आएंगी ना, जो अभी करंट पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं जो इन बजट से पॉजिटिवली इफेक्ट हो रहे हैं, नेगेटिवली इफेक्ट हो रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। और अगर आपके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, ये और भी जरूरी हो जाता है, बिकॉज आपको बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज आ सकते हैं टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट्स। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाइड एज मच एज पॉसिबल। ये तो आपको पता ही है यार, गोयला आपके लिए सबसे आसान बनाएगा। पहला सेक्टर आता है मेटल्स। अब मेटल्स में आप देखोगे इंडियन रेलवे का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली वो होता है जब मोटी मशीन्स में खर्चा होता है जो इकोनॉमी को बूस्ट करने से, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, बड़े खर्चों को केपेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब रेलवेज में कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा ऑफ 2.4 ट्रिलियन रुपीस एंड ये ऑल टाइम हाईएस्ट है। अब लोग सोच रहे हैं इससे सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा, IRFC, IRCTC। हाँ, उससे भी ज्यादा फायदा होगा टू कंपनीज लाइक जिंदल स्टेनलेस, टू जिंदल स्टील एंड पावर एंड सेल, बिकॉज ये कंपनीज सप्लाई करेंगी तो उनका फायदा होगा ही होगा। इसके बाद मेटल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अगेन बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट हुई है ऑफ 750 बिलियन रुपीस, अगेन फिनोमिनल। इससे फायदा किसका हो सकता है, सेल और JSPL का। तो स्टील कंपनीज के ना ये बजट बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत 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 की एलिमेंट प्ले करता है स्टील। सेकेंड आता है सिगरेट्स, टबैको इंडस्ट्री। अब टबैको इंडस्ट्री का क्या ट्रेंड है ना कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट 2014 से जैसे ही बजट होता नहीं है, टबैको पे टैक्सेशन बढ़ा दो, बढ़ाओ। इट्स ए इजी वे टू अर्न मोर टैक्सेस, बट इसको सिर्फ बढ़ाना इज नेवर द सोल्यूशन। क्यों? जैसे ही आप टबैको में टैक्सेशन बढ़ाते रहोगे ना, टबैको का इलीगल मार्केट बहुत बड़ा होता है। अभी आप देखोगे इंडिया में सेकेंड या थर्ड लार्जेस्ट इलीगल मार्केट है ऑफ टबैको इन द वर्ल्ड, जिसके वजह से 17,000 करोड़ टैक्स का नुकसान होता है हर साल। और जो ये इलीगल मार्केट होता है ना सिगरेट्स का, ये अनरेगुलेटेड होता है। इसमें क्वालिटी पे कोई चेक नहीं है, कहां बिक रहा है इस पे कोई चेक नहीं है, कैसे बिक रहा है उसमें कोई चेक नहीं है, किसको बिक रहा है, माइनस को बिक रहा है उसमें भी कोई चेक नहीं है। सो वी ऑल ऑफ अस वर होपिंग कि टबैको पे टैक्स ना बढ़े, बट टैक्स बढ़ गया बाय 16%। अब अगर आपने मेरा बजट का लाइव वीडियो देखा होगा, आपने मेरा रिएक्शन देखा होगा कि इट वाज नॉट वेरी गुड। मैं जेन्युइनली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था सरकार से, बट बहुत सारे एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आई है और इसे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आई है, और वो ये बोल रहे हैं कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इतना टबैको में टैक्सेशन बढ़ा ही नहीं है। अगर आप देखोगे इफेक्टिवली 16% टैक्स जो बढ़ा है, एक सिगरेट की स्टिक की प्राइस बढ़ेगी फ्रॉम 0.07 रुपीज टू 0.12 रुपीज। तो इतना फर्क है ही नहीं और इतना इलीगल मार्केट बढ़ेगा नहीं। सो इट इज गुड, बिकॉज ऑफ विच ITC का जंप्ड रैली लाइक दिस। और स्टार्टिंग में गिरा था बिकॉज लोगों ने न्यूज अच्छी एक्सेप्ट नहीं की, बट बाद में जैसी क्लैरिफिकेशन मिली IT का स्टॉक, एक चीज जो यहाँ पे आपको नोटिस करनी चाहिए ना कि स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में से सेंटिमेंट पे चलता है। आप ITC के एग्जांपल देख लीजिए, जैसी टैक्सेशन बढ़ी ITC का स्टॉक नीचे आने लग गया क्योंकि परसेप्शन खराब था। जैसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने बोला कि इतना बुरा नहीं है, स्टॉक बढ़ गया। शॉर्ट टर्म में हमेशा सेंटिमेंट्स चलते हैं, बट लॉन्ग टर्म में सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स। इसके बाद हम आते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बेसिकली वो प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि टीवी जो आप खरीदोगे और लंबा चलेगा, मिक्सी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इस कैटेगरी में बात कर रहा हूं। और ये चीजें आपकी लॉन्ग टाइम तक टिकती हैं। बट आपको पता है एक और चीज जो बहुत लॉन्ग टाइम तक टिकती है और आपके लिए इन्वेस्टमेंट ड्यूरेबल है, वो है इस चैनल को सब्सक्राइब दबाना। सर, तो गोयला के लिए सब्सक्राइब दबा दो। आपको पता है गोयला आपको देगा सबसे ज्यादा वैल्यू इन द इजीएस्ट लैंग्वेज। अब ओपन सेल की मैन्युफैक्चरिंग जो टीवी पैनल्स में होता है, उसकी ड्यूटी कम हो गई है फ्रॉम 5% टू 2.5%, आधी हो गई है। इसका मतलब इसमें डिक्सन का बहुत मेजर फायदा होता है। फिर जो इलेक्ट्रिक किचन चिमनी में जो हीट कॉइल यूज होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया गया है फ्रॉम 20% टू 15%। इससे फायदा होगा वर्लपूल का और TTK प्रेस्टीज का। फिर कैमरा लेंस और जो इनपुट्स चाहिए होते हैं टू मेक अ कैमरा, या तो कैमरा मॉड्यूल हो गया या फोन के कैमरा के लिए हो गया, इसमें भी आपकी ड्यूटी कम हो गई है फ्रॉम 2.5% टू 0%। इसमें भी डिक्सन का फायदा होगा। इसके बाद आता है
एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में इस बार मोदी सरकार ने बहुत ज्यादा फोकस किया था, बिकॉज मोदी सरकार का एक बहुत मेजर चैलेंज था रूरल डिमांड। रिपोर्ट तो आपने सुनी होगी कि एफएमसीजी की सेल्स कम हो गई रूरल डिमांड में, एंड रूरल डिमांड जितनी कम होगी ना, हमारा देश कभी एक साथ आगे नहीं बढ़ पाएगा, अखंड भारत एक साथ आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो रूरल डिमांड को बेनिफिट देने के लिए एग्रीकल्चर पे बहुत फोकस किया गया। अब सबसे पहली चीज इसमें तो जो श्रिम्प फीड में बहुत कस्टम ड्यूटी कम की गई है। मैं आपको डिटेल बता रहा हूं क्या क्या। जो फिश लिपिड ऑयल है उसमें ड्यूटी फ्रॉम 30 to 15% हो गई है। एल्गल प्राइम फ्लावर है, इसमें ड्यूटी फ्रॉम 30 to 15 हो गई है। फिश मील पे ड्यूटी 15 to 5% हो गई है, और मिनरल एंड विटामिन फॉर एक्वेटिक फीड के लिए ड्यूटी फ्रॉम 15 to 5% हो गई है। आपको तो ऐसे कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा बेनिफिट करेगा? वो है अवंती फीड्स, बिकॉज वो लीडिंग प्रोवाइडर है ऑफ हाई क्वालिटी श्रिम्प फीड। इसके बाद एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज इस सेक्टर में अनाउंसमेंट हुई है कि 20,000 करोड़ का एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट है। मतलब इतना क्रेडिट दिया जाएगा, 20 लाख करोड़। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, और इसका एग्रीकल्चर में मेन फोकस किधर है? इस क्रेडिट का मेन फोकस है ऑन एनिमल हस्बेंड्री, ऑन डेयरी, ऑन फिशरीज। फायदा किसका होगा? किसका होगा? एक बार आप भी सोचो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका एक एनालिटिकल माइंड होना चाहिए जो खुद इसको एनालाइज कर पाए। सिंपल लॉजिक, इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। किसका फायदा होगा? डेयरी कंपनीज का, जैसे कि हडसन, हेरिटेज एंड डॉडला। फिर एक चीज जो मुझे बाद में ऑनेस्टली क्लैरिफिकेशन मिली है इस पे, कि फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडीज कट की गई हैं। तो ऑब्वियसली ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इतना अच्छा नहीं होगा। इसमें एग्जैक्ट डिटेल्स ये हैं कि यूरिया सब्सिडी इतने से इतनी हो गई है, और न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी इतने से इतनी हो गई है। फिर आते हैं केमिकल इंडस्ट्री में। केमिकल इंडस्ट्री में आप देखोगे कि फ्लोरस्पार की जो ड्यूटी है वो कम हो गई है फ्रॉम 2.5% to 2%। टेक्निकली जो सिर्फ 0.5% का है, बट इससे जो इंडस्ट्रीज होगी ना वो सेव करेंगी ओवर 165 मिलियन रुपीज। ये एस्टिमेटेड फिगर है। इससे सबसे ज्यादा कंपनी कौन बेनिफिट करेगी? जो फ्लोरोकेमिकल कंपनीज हैं, जैसे कि एसआरएफ लिमिटेड, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स एंड नवीन फ्लोराइन। आप सोच रहे हो कि यार गोयला इस वीडियो का क्या फायदा है? फायदा ये है दैट गवर्नमेंट ना सबसे बड़ा ट्रिगर होता है। जिस चीज को गवर्नमेंट एड करती है उस सेक्टर का आगे बढ़ना और भी फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आपकी कोई कंपनी है जो शायद बजट में इंक्लूड ना हो, ठीक है, इसमें वो मतलब नहीं कि वो कंपनी खराब है, इट्स जस्ट दैट उनको वो ट्रिगर या पुश नहीं मिलेगा, विच इज फाइन। तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है इसके ऊपर, बट हाँ प्लीज टेक दिस इनटू कंसिडरेशन। मतलब एज ए इन्वेस्टर मैं बजट को बहुत सीरियसली लेता हूँ। फिर आते हैं हम गवर्नमेंट की कुछ की पॉलिसीज में, जहां पे बहुत मेजर गवर्नमेंट ने अपना बजट इंक्रीज कर दिया। सबसे पहले आता है जल जीवन मिशन। ये मिशन क्या है कि प्रॉपर हाउस होल्ड्स में वाटर का पाइप्ड सोर्स होना चाहिए, जहां पे सबको वाटर का एक्सेसिबिलिटी हो, सबको इक्वल एक्सेसिबिलिटी हो। इसमें 17% की ग्रोथ है, विच इज मैसिव। अब इससे कौन सी कंपनी का फायदा होगा? कौन सी कंपनी का फायदा होगा? ऑफ कोर्स जो पाइप मैन्युफैक्चरर्स हैं, प्लास्टिक पाइप मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनका तो फायदा होने वाला है। वो कंपनीज कौन सी हैं? वो कंपनीज हैं सुप्रीम इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल, प्रिंस पाइप्स, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। फिर सेकंड स्कीम जिसमें बेनिफिट मिला है ऑफ 117% इंक्रीमेंट इज ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। अब स्वच्छ भारत मिशन हम सबको पता है क्या है, कि सैनिटेशन होनी चाहिए, इंडिया शुड बी मोर क्लीनर। ब्रॉडली सबको ये पता है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ब्रॉड समझो। बाद में अगर आपको इंडस्ट्री अच्छी लगे ना तो फिर डिटेल में घुसो। अभी ब्रॉड घुसना, ज्यादा हर चीज को कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सैनिटरी इक्विपमेंट जो बना रहे हैं, टाइल्स का जो इक्विपमेंट बना रहे हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, जैसे कि सेरा सैनिटरी वेयर, उसके बाद कजारिया सिरेमिक्स, सोमानी सिरेमिक्स। ये स्टॉक्स हैं जो उससे बेनिफिट करेंगे। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। आप देखो किसी भी डेमोक्रेसी में कोई सरकार किस चीज के लिए काम करती है? सिर्फ वोट्स के बीच में अगर वेलफेयर हो जाए या फिर कुछ बेटर हो जाए तो ठीक है, बट मेन ऑब्जेक्टिव वोट्स रहता है। एंड दिस इज विद एवरी डेमोक्रेसी, सिर्फ इंडिया का इशू नहीं है, हर डेमोक्रेसी में यही प्रॉब्लम आती है। अब अगले साल 2024 को जनरल इलेक्शन है। इससे आप देखोगे इस साल सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत फोकस किया है और टैक्स पेयर्स को रिलीफ देने पे बहुत फोकस किया है। बाय द वे, अगर टैक्स पेयर पे वीडियो चाहिए ना तो टैक्स वीडियो नीचे लिख दो, 200 कमेंट आपको पता है यार, गोयला वीडियो बना देगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में 37% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है ऑन बजट, और अब हो गया है ये 10 ट्रिलियन रुपीस। मैं आपको बता रहा हूं कितना बड़ा है ये हमारी जीडीपी का 3.3% है, विच इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इफ इंडिया हैज टू मूव फॉरवर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें फोकस करना ही चाहिए, बिकॉज अगर एक देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया ना, ईज ऑफ बिजनेस बेटर हो जाता है, कम्युनिकेशन बेटर हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन बेटर हो जाता है, हर एक चीज बेटर हो जाती है, अपॉर्चुनिटीज मिलती है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा,
किसको बेनिफिट होगा? इसमें बेनिफिट होगा एलएनटी को, केईसी इंटरनेशनल को, और जो पावर सॉल्यूशंस दे रहे हैं ना उनका भी होगा, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत मेन पार्ट क्या आता है? पावर। हर जगह बिजली पहुंचनी चाहिए, एनर्जी पहुंचनी चाहिए। इसके लिए किसका फायदा होगा? सीमेंस का, एबीबी का एंड क्यूमेंस इंडिया का। रेलवेज को भी सेपरेट एलोकेशन मिला है, वो पहले भी था बट मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में दोबारा इसको ऐड कर रहा हूं कि रेलवेज का एलोकेशन 16% से बढ़ गया है टू ₹2.9 ट्रिलियन। बेसिकली है क्या? टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू लाइंस, टुवर्ड्स मेंटेनेंस ऑफ न्यू थिंग्स, बेटरमेंट ऑफ इक्विपमेंट, हर चीज। इसमें फायदा किसका होगा? सीमेंस का, एबीबी का, भेल का एंड केईसी इंटरनेशनल का, एंड ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एलएनटी तो आएगा ही आएगा। फिर आ जाती है सर इंश्योरेंस इंडस्ट्री, एंड अनफॉर्चुनेटली इंश्योरेंस इंडस्ट्री इतना अच्छा नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज आप देखोगे पहले ओल्ड टैक्स रिजीम थी, उसमें सारी एग्जाम्पशन मिलती थी, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड तो है, उसको कोई डाउट नहीं है। तो 80C में जब लोग इन्वेस्ट करते थे वो उस 1.5 लाख एग्जाम्पशन के लिए, तभी लोग इंश्योरेंस करते थे। कितने लोग ईएलएसएस, म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस उस चक्कर में खरीदते थे। अब जो न्यू टैक्स रिजीम है जिसमें कोई एग्जाम्पशन नहीं है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्स स्लैब्स है, ठीक है, उसमें एग्जाम्पशन जैसी कोई चीज नहीं है। अब एग्जाम्पशंस नहीं है तो डेफिनेटली लोग इंश्योरेंस के लिए जो उनकी अट्रैक्टिवनेस थी वो और कम हो जाएगी। आधे एजेंट्स तो बेचते ऐसे इंश्योरेंस थे कि सर आपका 80C बच जाएगा, और अब वो हानि होगा। तो इंश्योरेंस कंपनीज ऑब्वियसली उनको अच्छा बेनिफिट नहीं होगा, एक नेगेटिव इंपैक्ट ही होगा। वो कंपनीज कौन कौन सी हैं? LIC, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, इनके पास नेगेटिव इंपैक्ट होगा। इसका मतलब क्या है? इनको बेच दो उठा के? नहीं, सिर्फ ऐसे इरैटिक डिसीजन नहीं लेने हैं, आपको उसकी ग्रोथ देखनी है। इंश्योरेंस सेक्टर इंडिया में वैसे भी ग्रो कर रहा है। हाँ, दिस विल डेफिनेटली हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट, डिमांड कम होगी। इसके लिए आपको उस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स एक एक करके चेक करने हैं, और इरैटिक डिसीजन मत लेना, सोच के डिसीजन लेना। फिर आता है सर इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तो क्या कहना कि लिथियम बैटरीज की कस्टम ड्यूटीज कम हो गई है फ्रॉम 21% टू 13%। इससे बैटरीज को छोड़ो, पूरी ईवी इंडस्ट्री को, सबको बेनिफिट मिलने वाला है। और ईवी पे आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो रही है। एंड एक चीज और याद रखना, हम सब एक साथ मिलके इस देश की इकोनॉमी को लेके जाएंगे नंबर 1। कैसे? ऑल ऑफ अस विल ग्रो एंड अर्न मनी थ्रू स्टॉक मार्केट्स, थ्रू इन्वेस्टमेंट्स। और एक बार हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गए ना यार, तो क्लाइमेट चेंज सॉल्व हो जाएगा। बिकॉज आप क्लाइमेट चेंज अफोर्ड कर पाओगे ना तो आप खुद हम ऐसी इरैटिक एक्टिविटीज नहीं करेंगे। उसके बाद वी विल बी बेटर एजुकेटेड, वी विल चूज आवर लीडर्स बेटर, हर चीज बेटर हो सकती है। हमें इस देश को बनाना है इंडियाज नंबर 1 इकोनॉमी, और वो आप सबके साथ ना मैं बना के रहूंगा।